देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, टू इक्वल वेक्टर्स हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू ईदर ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, तो एंगल उनके बीच में क्या होगा। अब देखो आप, हमारे पास एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है जिसके हिसाब से हम एक बात जानते हैं कि जो आपका मैग्नीट्यूड होता है रिजल्टेंट वेक्टर का, वो होता है दो वेक्टर के, जो वेक्टर जो एक दूसरे से कोइनिशिएटिव वेक्टर है, उनके अंडर रूट के इस तरीके के फॉर्मूले का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से ए और बी इक्वल, ठीक है, इन दोनों को मैं इक्वल बी मान रहा हूँ वेक्टर बी के लिए। तो एक हो गया बी स्क्वायर, दूसरा भी हो गया बी स्क्वायर टू वी बी कॉस थीटा, तो उस पर आर स्क्वायर ही बना दो। ठीक है, वो दोनों वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल है, इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर भी बी ही है आपका। तो यहाँ आ गया बी स्क्वायर प्लस टू वी स्क्वायर प्लस टू वी स्क्वायर कॉस थीटा, टू वी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, कोई होता है उसको बीच में से काट देता है और उसके बीच। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ऊपर तो टू ए स्क्वायर हमने टू बी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर तो तुम्हारा कट गया, ये लो। माइनस वन इज इक्वल्स टू टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना आ गया, हाफ। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू माइनस हाफ कब होती है, 60 पे, कॉस 60 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। आगे चलते हैं, ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या कहता है, द एंगल थीटा बिटवीन द वेक्टर पी, जिसकी वैल्यू दे रखी है आई जे के, एंड द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज व्हाट। चलो जी, सबसे पहले तो वेक्टर पी लो, जो आपको क्वेश्चन में दे रखा आई प्लस जे प्लस के, और एक वेक्टर वी ले लो जो अलोंग एक्स एक्सिस दे रखा और यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। आपके वेक्टर पी का अगर डॉट वेक्टर निकालो वी के साथ तो वो क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट में आई के साथ आई मल्टीप्लाई होता है, जे के साथ जे, के साथ के। अगर जे को आई के साथ करोगे तो जीरो आएगा, के को आई के साथ करोगे तो जीरो आएगा, तो यहाँ बनता है सिर्फ वन, क्योंकि आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करने पे आता है वन। तो पी डॉट बी तो आ गया। फिर बारी आती है पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड कितना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए और जेड एक्सिस के लिए, तो अंडर रूट थ्री बन गया आपका। फिर आता है वेक्टर वन, वेक्टर बी, वेक्टर बी का क्या आएगा आपका, अंडर रूट वन, यानी कि वन ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, थीटा। अभी बताया था वेक्टर पी और बी होते हैं पी का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना बन जाएगा, पी वी बाय पी का मैग्नीट्यूड जो भी ऊपर निकाला और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है,
अब देखो P और V का जो डॉट प्रोडक्ट आया था वो था, कहाँ गया, 1 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई में 1, तो cos थीटा कितना आ रहा है आपका, 1/√3, तो थीटा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 1/√3। इसको समझो, बेटा जरा ध्यान दो। एक तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 था, मैंने 14 लिख दिया था, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 13 में देखो एक दिक्कत आ रही है, इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से। एक तो यार नेगेटिव साइन है, ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू ये ले लूं cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा के हिसाब से नेगेटिव साइन को इधर ले लो, चलो नेगेटिव साइन इधर ले लो आप, cos माइनस थीटा, हाँ ये हो गया आपका cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, हाफ कब होता है, cos 60 पे, ठीक है। अब इसको कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 120 आएगी। हाँ मैं पहले माइनस को उधर लेकर नहीं गया था, ठीक आ रही है ना, यस सर। यस सर। अब चेक कर लो एक बार इसको, और साथ वाला क्वेश्चन नंबर 19 समझ आ गया, यस सर। तो यस सर। हमने पहले डॉट प्रोडक्ट किया P और V का, P और V के डॉट प्रोडक्ट में V के पास सिर्फ I था, इसलिए I के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 बन गया, फिर P का मैग्नीट्यूड निकाला, V का मैग्नीट्यूड निकाला और वैल्यू रख दी, खत्म कहानी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, टू वेक्टर P एंड Q इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, दो वेक्टर है, एक है वेक्टर P और एक है वेक्टर Q, ठीक है, और जो रिजल्टेंट R है is their resultant as shown in figure, keep the magnitude and the angle of vector same if the direction of P and Q is interchange। अच्छा, आप ना तो इनका मैग्नीट्यूड बदलो, ना आप इनके बीच का एंगल बदलो, और उठा के इन दोनों को चेंज कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्टेंट पे। पता है क्यों, वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर आप ना बदलो और स्पेस में बदल दो उसकी जगह, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं पीछे क्या कहता है, चेंज, ठीक है, तो चेंज इन विच द फॉलोइंग विल बी रिगार्ड टू आर, आर में क्या चेंज आएगा, उसके मैग्नीट्यूड में, उसके डायरेक्शन में, दोनों में, या नन ऑफ द अबव। मेरे हिसाब से किसी भी चीज में चेंज नहीं आएगा, ठीक है, एक बार सर बी पॉइंट, बी आंसर। ठीक है नहीं आएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। सर डायरेक्शन बी बी बी। बेटा पहले तो तुम मुझे डरा मत, और दूसरा इसमें कुछ चेंज नहीं आना सर चाहिए। डायरेक्शन आएगा, पीछे डायरेक्शन दे रखा है। अच्छा ठीक है, देखते हैं, डायरेक्शन में चेंज बताया वही, इसमें चेंज इन डायरेक्शन पीछे आंसर आ रहा है, देखते हैं, लगाते हैं, आओ लगाओ फिर फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 20 में। अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो तो आता है आपका, एक मिनट रुको, वो तो आता है आपका a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, a b और थीटा अनचेंज्ड है, ठीक है, तो r के मैग्नीट्यूड में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। अब डायरेक्शन का फॉर्मूला लिखते हैं, tan अल्फा, tan अल्फा की बात करूं तो tan अल्फा का फॉर्मूला है a sin थीटा अपॉन में b प्लस a cos थीटा, ठीक है, इफ
वेक्टर ए एंड बी बोथ चेंज, अगर पोजीशन चेंज कर दी जाए उनकी, मतलब पहले ऐसे थे, ये था एंगल थीटा, ये था ए, ये था बी, और ये था अल्फा। अब ये है वैल्यू, ये बी है, ये ए है, और ये आर है, ठीक है। हाँ, अब अल्फा जो है ना वो ए के साथ आ रहा है, तो अब वैल्यू ये हो जाएगी आपकी tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। समझे बच्चों? तो आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। देखो, ये पहले भी कभी करवाया हुआ है, किसने पूछा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कहता है द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय r इक्वल्स टू 3ti 2t स्क्वायर j प्लस 5k, देन द डायरेक्शन ऑफ b इज व्हाट। अब मेरी बात सुनो, आपको निकालनी तो पोजीशन से वेलोसिटी है, देखो अब क्या करें, पहले पोजीशन लेते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, और बनाते हैं डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो ये बनेगा आपका, सीधा ही कर रहा हूं मैं, 3i प्लस 4t j। वहां टी की कोई वैल्यू दी है? हाँ, 1 सेकेंड, टी की वैल्यू दी आपको 1 सेकेंड, तो यहां से वेलोसिटी बन जाएगी आपकी 3i 4j। अब वेलोसिटी में हमारे पास फॉर्मूले क्या है, उसने हमसे अगर मैग्नीट्यूड मांगा होता तो हम लगा देते vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर, लेकिन मांगे डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में हम tan अल्फा लगाएंगे, और tan अल्फा क्या आएगा आपका vy बाय vx। ठीक है, vy आपका 4, vx है आपका 3। ठीक है, 1 से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, ये 1 आता है 45 पे, तो 45 से थोड़ा बड़ा ही आएगा, 45 तो आएगा नहीं, 30 नहीं आएगा, ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को समझो। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है आपका, कहता है 3 डायमेंशन है सिस्टम की। ठीक है, इन 3 डायमेंशन सिस्टम द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, और z इक्वल्स टू a ओमेगा t। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो आप इसकी पोजीशन ही लिखो, r, r क्या है, xi yj zk। ठीक है, और अगर x की पूरी वैल्यू लिखूं तो a cos ओमेगा t i, दूसरी है sin ओमेगा t a ओमेगा t। ठीक है, y की वैल्यू लिखूं तो a sin ओमेगा t j, और तीसरा a ओमेगा t k। ठीक है, तीनों वैल्यू लिखते हैं। अब हमारे पास r जो है वो इस फॉर्म में है, इनमें से कोई चीज कॉमन निकल रही हो तो वो निकाल लो सॉल्व करने के लिए। a कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा cos ओमेगा t sin ओमेगा t
और ओमेगा टी आई जे के की फॉर्म में। ठीक है, अगर इसे डिफरेंशिएट करें और वेलोसिटी बनाए तो ए तो रहेगा ही बाहर, अंदर क्या बचेगा, पहले वाले में आएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस का, आप जानते हो कॉस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करते तो माइनस आता है, और आई के साथ प्लस दूसरे वाले में भी ओमेगा बाहर आएगा, साइन का बन जाएगा कॉस, अब साइन चेंज नहीं होगा, प्लस तीसरे वाले में खाली ओमेगा आई जे के साथ। ये लो, ये आ गई आपकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान दो। आई जे के साथ क्या क्या, जरा ध्यान दो। b इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे प्लस ए ओमेगा के। ठीक है, तो यहां से अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो vx का स्क्वायर, vy का स्क्वायर, vz का स्क्वायर। उसने क्या मांगा है हमसे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मांगी है। अब इसको सॉल्व कर लोगे बेटा या आगे सॉल्व करूं बच्चों, कर ही देता हूं, देखो कर लेंगे भैया कॉमन लेके। कर लोगे ना, हाँ कॉमन लेके। एक जगह साइन स्क्वायर दिख रहा है, कॉस स्क्वायर दिख रहा है, वो तो आपका 1 बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पूछा इसके बाद। 31 देखो क्या कह रहा है, ये तो नहीं पूछना चाहिए था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। कहता है पार्टिकल है, एक पार्टिकल स्टार्ट करता है ओरिजिन से, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होती है 5i, मूव करता है एक्स वाई प्लेन में एक एक्सलरेशन से। अच्छा 5i 0j लिख देता हूं मैं इसको, एक्सलरेशन कितना है 3i 2j। ठीक है, तो मुझे एक्स एक्सिस का u, वाई एक्सिस का u, एक्स एक्सिस का a और वाई एक्सिस का a मिल गया। क्या ये बात ठीक है। फिर वो कहता है व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट्स पार्टिकल के, अगर x कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 84। तो सबसे पहले आप ये लिखो x, यानी कि पहले s लिखो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तो यहां से x आ जाएगा ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ax और ux मैंने पीछे दिखा दिए, x आपके पास 84 है कि नहीं, तो यहां से टाइम निकाल लो। फिर दूसरा लिखो y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपका y आ जाएगा, क्योंकि यू वाई है हमारे पास 0, टी अभी ऊपर से निकाला है, ए वाई 2 दिया हुआ है, वैल्यू आ जाएगी, y ही मांगा था उसने। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, अ कार ड्राइवर इज मूविंग टुवर्ड्स अ फायर्ड रॉकेट, ठीक है, विद स्पीड इतनी 8i मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन है उसकी। He observed that the rocket will move with speed 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो, इसकी स्पीड कहाँ है आई पे, रॉकेट कहाँ मूव करता है, अगर मान लो एक कार है, ये कार इस तरफ जा रही है, तो रॉकेट को तो मेरे ख्याल से ऊपर जाना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी उसकी होनी चाहिए वाई एक्सिस पे। अब वो कितनी वेलोसिटी है वही पता नहीं है, वी वाई मान लो।
ये वेलोसिटी है कार की, ये वेलोसिटी है रॉकेट की। और देखते हैं क्या दिया। एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है रॉकेट को मूविंग विद स्पीड व्हाट। अब यहां पे हमारे पास स्पीड दे रखी है एक कार की जो मूव कर रही है रॉकेट की तरफ 8 की स्पीड से, ठीक है। अब यहां पर मैं रिलेटिव स्पीड कौन सी लगाऊं? रिलेटिव स्पीड हमेशा होती है a माइनस रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड को मैं v लिख रहा हूँ, बी ए भी लिखूंगा तो a माइनस बी करना पड़ेगा, बी ए लिखूंगा तो b माइनस ए करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए मैंने खाली v लिख दिया, ठीक है। ये है रिलेटिव वेलोसिटी। अब वो कह रहा है यहां पर एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है कि रॉकेट जो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है। ही ऑब्जर्व दैट द रॉकेट एक कार ड्राइवर है जो मूव कर रहा है 8 की स्पीड से, वो ऑब्जर्व करता है रॉकेट मूव कर रहा है 10 की स्पीड से। तो ये आपकी रिलेटिव स्पीड 10 हो जाएगी जो रॉकेट की ऑब्जर्व की जा रही है कार ड्राइवर से, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला आता है बी बाई जे इज इक्वल्स टू वॉट, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले तो ये वेक्टर है और जो ये 10 मीटर पर सेकंड है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ऊपर लिखा है उसको अलग से, मैग्नीट्यूड है तुम्हारे पास सिर्फ। ठीक कैसे करेंगे 10 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर कर दो तो आपके पास आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 8 का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर, और वैल्यू क्या आएगी वी वाई के स्क्वायर की, वी मैग्नीट्यूड माइनस 8 का स्क्वायर। वी मैग्नीट्यूड है 100 माइनस 64, ये आएगी 36। ये आंसर चेक करना पड़ेगा। 6 मीटर पर सेकंड हमें दिया है, बी ऑप्शन है। इसमें हमने एक तो ली कार की स्पीड, एक ली हमने रॉकेट की स्पीड, और एक ली ड्राइवर के रिस्पेक्ट में। ये वाली बात समझने वाली है, देखो। अ कार ड्राइवर इज मूविंग टुवर्ड्स द रॉकेट विद दिस स्पीड, ही ऑब्जर्व, उसको ऐसा लगता है कि रॉकेट मूव कर रहा है 10 की स्पीड से, तो ये रिलेटिव स्पीड है। और जो रुका हुआ आदमी है उसके लिए रॉकेट किस स्पीड से मूव कर रहा होगा, ठीक है। और वो हमने वाई एक्सिस में रॉकेट की स्पीड इसलिए ली है क्योंकि रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला डाउट है 33। इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? अ मैन स्टैंडिंग ऑन रोड, एक आदमी रोड पे खड़ा हुआ है, ठीक है। हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट 30 डिग्री, उसने 30 डिग्री पर अपना अम्ब्रेला पकड़ रखा है, ठीक है, रेन से बचने के लिए। अब मेरी बात सुनना, वो तो खड़ा हुआ है ना, और उसने 30 डिग्री पर अम्ब्रेला पकड़ रखा है, ये है उसका अम्ब्रेला, ठीक है। ये ले लो आप वर्टिकल से 30 डिग्री, ठीक है। ये देखो 30 डिग्री विद वर्टिकल टू कीप द रेन अवे। अच्छा जी, इसका मतलब बारिश इधर पड़ रही है क्योंकि आदमी हिल नहीं रहा है। बारिश लिखना है, रेन रेन, ये रेन इधर पड़ रही है, ठीक है। ही थ्रो हिज अम्ब्रेला, वो अपने अम्ब्रेला को फेंकता है और भागता है 10 की स्पीड से। रेन किस स्पीड से पड़ रही है पता नहीं, रेन का एंगल क्या है 30 डिग्री। वो भागता है 10 की स्पीड से अपना अम्ब्रेला फेंक के, ये अम्ब्रेला फेंक दिया। अब आदमी भाग रहा है सिर्फ, वेलोसिटी ऑफ मैन 10 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या होगा देखते हैं कि फाइंड
he finds that the drop are hitting his head vertically. और जब वो 10 की स्पीड से भागता है ना, तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आती है वो सीधी बढ़ रही होती है। ये किसकी है वेलोसिटी? मैन की और रेन की। इस बात को समझो, वेलोसिटी मैन की और रेन की अब सीधी पड़ने लग गई है उसके सर पे। ठीक है, तो यहां पर एंगल क्या क्या है? ये रहा वेलोसिटी मैन, इस तरीके से चल रहा है। ये रही वेलोसिटी रेन और मैन दोनों की, और ये रही वेलोसिटी खाली रेन की। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला लगाए देखते हैं। एक ले लो आप ये, एक ले लो आप ये वेलोसिटी मैन की, और एक ये ले लो आप रिजल्टेंट वेलोसिटी रेन और मैन की। अब ठीक, ये लो, और थीटा का है आपका 30 डिग्री, ये रहा। ठीक है, तो अब वो कहता है 10 की स्पीड किसकी थी? वो अपने अम्ब्रेला को मैन की। इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास ये दे रखी है 10 की स्पीड, और कुछ नहीं दे रखा, और एक थीटा दे रखा है, और मांगी क्या है? द एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप। अब आप मुझे बताओ किसके अंदर ये, किस फॉर्मूले में दोनों चीजें आती हैं? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। साइन थीटा में, तो यहां से वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ मैन बाय साइन थीटा। साइन थीटा है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है? 10। हो गया क्वेश्चन, समझो इसको। देखो, अ सीलिंग ऑफ हॉल इज 30 मीटर हाई। एक हॉल है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। ठीक है, बॉल इज थ्रोन विद 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, क्या क्या चीजें दी है हमें? एक तो हमें हाइट दी है 30 मीटर, फिर हमें कहा है इनिशियल स्पीड दी है, एक बॉल जिससे उसको फेंका गया है एट एन एंगल थीटा, एंगल नहीं बताया, दैट इट कुड रीच द सीलिंग। अच्छा, इस तरीके से फेंकी गई है। ये है एक हॉल, हम बॉल को इस तरीके से फेंक रहे हैं कि बस वो छू कर वापस आ जाए, टच ना करे। ये बॉल चौकोर बन गई, ये बिल्कुल पास से निकले उसके। ठीक है, तो अच्छी बात है, हमारे को हाइट दे दी, हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे हम। ठीक है, और वापस ग्राउंड पे आ जाए, तो किस एंगल से फेंका जाना चाहिए? लो सीधा फॉर्मूला लगाओ, h इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, जिसके अंदर आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। उल्टा इसके बाद वो फिर से पूछ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, रेंज निकालो, और रेंज क्या होगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है अगला, ध्यान दो क्या कहता है। टू प्रोजेक्टाइल्स हैविंग डिफरेंट मासेस m1 एंड m2। ठीक है, दो प्रोजेक्टाइल है जिनमें मासेस अलग अलग है, आर प्रोजेक्टेड एट एंगल अल्फा, ठीक है, और 90 माइनस अल्फा विद सेम स्पीड फ्रॉम सम पॉइंट, किसी पॉइंट से फेंके गए। ये लो, यहां से फेंके गए, एक फेंका गया अल्फा एंगल पे, यानी कि 30 ले लो, और एक फेंका गया 90 माइनस अल्फा पे, रेंज सेम रहेगी याद रखना। एक फेंका गया अल्फा पे, एक फेंका गया 90 माइनस अल्फा पे। द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट इज व्हाट? मैक्सिमम हाइट की रेशियो क्या रहेगी वो निकालो। ठीक है, निकालते हैं। एक बात तो समझ लो, रेशियो ऑफ रेंज, R1 और R2 की रेंज की जो रेशियो है वो 1:1 रहेगी। ठीक है, अब हाइट की बात करते हैं।
पहले हाइट का फॉर्मूला लिखो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये हो गया आपका h1 का। h2 का क्या बैठेगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा बाय 2g। तो h1 बाय h2 क्या आएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, 2g से 2g गया, ऊपर बचा साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे बचा साइन 90, साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, और हम जानते हैं साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा होता है। तो h1 बाय h2 आ गया tan स्क्वायर अल्फा। तो रेशियो क्या आ गई, h1 बाय h2 की कुछ tan स्क्वायर अल्फा इज टू 1। सी ऑप्शन होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, projectile is fired with initial velocity u at some angle theta has a range r if the initial velocity be doubled, ठीक है, at the same angle, एंगल नहीं बदला, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी बदल, तो रेंज क्या होगी। अच्छा, पहले तो फॉर्मूला ले लो रेंज का, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। जी को मैं बदल नहीं सकता, एंगल को उसने मना करा है क्वेश्चन में, तो आर का सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया है यू स्क्वायर से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू डबल कर दिए, और अगर डबल कर दिए ना तो रेंज 4 टाइम्स हो जाएगी। है कहीं ऑप्शन है, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 58 की बारी है। देखो क्या कहता है, मैच कॉलम 1 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, मैच कॉलम 2 रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द कोड्स। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। ये दो वेक्टर है ए और बी, एक है एल और एक है 12, लेकिन दोनों का एरो सेम है। ठीक है, तो अगर दोनों का एरो सेम है तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, लेकिन यहां पर हम देखें मैग्नीट्यूड डबल आना चाहिए। सिवाय इसके और किसी में मैग्नीट्यूड डबल नहीं दिख रहा। 2a इक्वल्स टू b, दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड साफ साफ डबल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, ए और बी दोनों एल एल है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन उल्टी है, तो ये होगा दोनों इक्वल है ए बी के, लेकिन नेगेटिव के इक्वल है। अब तीसरे में डायरेक्शन उल्टी है लेकिन मैग्नीट्यूड उल्टा है। चौथे में डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, सब कुछ सेम है, यहां पर ये मिलते लग रहे हैं। अब किस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि एक ए अगर इक्वल है एल के, बी इक्वल है 2l के, तो 2a बराबर नहीं होना चाहिए बी के। क्या ये लग रहा है कि यहाँ पर हम उल्टा देख रहे हैं, इस वाले को ये उल्टा दिख रहा है, यस सर, है ना, लग रहा है ना। तो बेटा यस सर, ठीक है, तो एक बात समझो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर ये आपको उल्टा लग रहा है। आप एक बात समझो, ए है एल मैग्नीट्यूड से, ठीक है, और जो बी है वो है आपका 2l। ठीक है बेटा, तो तू यूं कह सकता है जो बी है मैग्नीट्यूड से वो ट्वाइस ऑफ ए ही तो है। चेक कर ले, तूने एल की जगह ए तो लिखा है वरुण। यस सर,
इसी वजह से तो ये आया है। ये देखने में उल्टा लगता है कि 2a b के बराबर थोड़ी है। बच्चा सोचता है भैया 2 तो b है, तो 2b a के बराबर है। नहीं नहीं, एक b जो है ना, एक b वो 12 है, इसका मतलब वो a का डबल है। अब यहां पर भी तो ये लिखा है, ये जो b है ना, ये डबल है a से। जिसको 2 से मल्टीप्लाई किया वो तो छोटा है, तभी तो इक्वल करा। अब बात समझ में आई वरुण? यस सर, आ गई। है ना, उल्टा लगता है ये, यस सर। सभी को उल्टा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। विकुंज बात समझ में आई? हाँ भैया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इस वाली एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन हुए समाप्त। एक वेक्टर है, अ वेक्टर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, 60 डिग्री इंक्लाइंड है। इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अगर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 है। जी लो भाई, पहले तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने सीखो। किसका क्वेश्चन था ये? मेरा ऋषभ, ऋषभ बेटा, ए से हम ए एक्स बनाते हैं और ए वाई बनाते हैं, ये वाली बात जानता है? तो ये ए cos थीटा आता था, और ए cos थीटा आता था, तो ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए cos 60। क्वेश्चन में 60 एंगल दे रखा है, तो ए कितना होगा? ए एक्स बाय 60। और ए एक्स कितना है देखते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 50 है, 50 बाय √3/2। अब याद रख, एक और क्वेश्चन भी आ सकता है। एक वेक्टर है जो इंक्लाइन है 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, अगर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में वर्टिकल कंपोनेंट 50 हो, तो तू साइन के साथ कर लियो कंपेयर। ठीक है बेटा? तो आप क्वेश्चन समझ में आया? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। अब बात आती है कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाय x इज इक्वल्स टू 2t क्यूब और y इज इक्वल्स टू 3t क्यूब। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालो पार्टिकल का। ये क्वेश्चन किसने पूछा है? सर मैंने। बेटा इसमें डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं करना। dx बाई dt का यह आ जाएगा तेरा 2 इंटू 3t²। अब ax निकाल, वो आएगा dv बाई dt। dv बाई dt करने के लिए क्या करना है, ये ऊपर 6t² तो बन ही गया था, इसका फिर डिफरेंशिएशन कर दो। और 6t² का क्या होता है? 6, तो ठीक है, फिर 2t, 12t आ गया x। इसी तरीके से y का कर। अब समझ में आया? यस सर। 3t², ये आ गया 9t²। और ay क्या होगा? 9 2t 18t। ay है, ax है, अब जो मर्जी निकालो। क्या फॉर्मूला लगाऊं? अगर तुम्हें a का मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो आएगा √(ax²+ ay²). हाँ ना बोल। और डायरेक्शन निकालनी है तो ay बाय ax। अब जो मांगी वो कर लो, उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड मांगा। ये 9वां क्वेश्चन है लेसन नंबर 5 का। देखो क्या कह रहा है। A bullet of mass 0.04 kg moving with speed 90 मीटर पर सेकंड enter a heavy wooden block and stop after 3 सेकंड। रुकी जाती है 3 सेकंड के बाद, ठीक है। Then what is the average resistive force exerted by block? ठीक है, निकाल देंगे। सबसे पहले हमारे पास मास है 0.04 kg, इनिशियल वेलोसिटी 90, फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। एक्सेलरेशन आ जाएगा और टाइम भी दिया था उसमें, कितनी देर में रोक देगी? 3 सेकंड। v इक्वल टू u प्लस at हम फॉर्मूला जानते हैं, जिससे हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा v माइनस u बाय t से। आ गया एक्सेलरेशन। फिर हम फोर्स जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक मशीन गन है जो बुलेट फायर करती है, जिसका मास है 40 ग्राम विद वेलोसिटी 1200। ठीक है, ठीक है। देखो कहाँ थे हम? देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एक मशीन गन है जिसे फायर किया है, जो फायर करती है बुलेट, उसका मास दे रखा है 40 ग्राम, वेलोसिटी दे रखी है 1200। ठीक है, मैन होल्डिंग इट कैन एक्सर्ट अ मैक्सिमम फोर्स इतनी। ठीक है, हाउ मेनी बुलेट कैन बी फायर्ड पर सेकेंड। चलो जी ठीक है, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लो, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन वहां पर उसने मुझे वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा। पर सेकंड बोल दिया उसने, पर सेकंड में एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1200। ठीक है, अब मास तो ठीक है, हम ले सकते हैं यहाँ पर v माइनस यू बाई टी, जिसमें से t हमारा है 1, v हमारी है 1200 और u हम लेके चल रहे हैं 0, क्योंकि इनिशियली तो रुकी हुई थी ना गन में, गन के अंदर बुलेट। फोर्स हमें दे रखी है उसने 144। अब मेरा क्वेश्चन है किससे, विकुंज से। विकुंज तेरा ही क्वेश्चन है ना बेटा? नहीं विकुंज, भैया मेरा नहीं। अच्छा किसी बच्चे ने पूछा था। अब मैं चल तेरे से पूछ लेता हूँ विकुंज, अगर फोर्स बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन के, तेरे पास फोर्स है, मास है, एक्सेलरेशन है, तो निकालेगा क्या? उसने पूछो, देखो क्वेश्चन क्या किया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बुलेट्स। जब नंबर ऑफ बुलेट्स की बात आए तो सिर्फ एन से मल्टीप्लाई कर दो। कोई दिक्कत है विकुंज इसमें? नहीं भैया। एन आ जाएगा, और एन कितना आएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एम ए। फोर्स कितना है 144 और एम ए कितना है 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई में 1200, आ गया आपका एन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कहता है, पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद मोमेंटम p। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में जिसका मोमेंटम p है, स्टार्ट करता है t इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, फोर्स kt के साथ। ठीक है, एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन द मूविंग पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम इंटरवल t। ठीक है, सो दैट इट्स मोमेंटम चेंज फ्रॉम p टू 3p। पहले तो ये समझो इनिशियली मोमेंटम कितना था और t टाइम में कितना चेंज हो गया। इनिशियली जब टाइम 0 था तब मोमेंटम टी आई पी था, एट टाइम टी फाइनल मोमेंटम 3p बन गया। ठीक है, हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है 3p माइनस पी, टाइम कितना लगा है कैपिटल P। ठीक है, बस इतनी बातें पता है हमें। अब ऊपर चलते हैं, एक तो इस इक्वेशन को पकड़ के रख लो, ऊपर उसने आपको फोर्स भी दिया kt। ठीक है, अगर मैं इससे सॉल्व करूं तो फोर्स है आपके पास kt, मोमेंटम है dp बाई dt, तो dp हुआ k
टी dt, तो p कितना हुआ, p हुआ k इंटीग्रेशन टी dt k t स्क्वायर बाय 2, यह आया आपका मोमेंटम। अब यहां पे आप चाहो तो मोमेंटम की लिमिट लगा दो p से लेके 3p तक, ठीक है। अब आप जानते हो लोअर लिमिट अपर लिमिट का काम क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया जाता है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आता है 2p, और वो 2p किसके इक्वल आ रहा है, हाफ के टी। टी की भी लिमिट ले लो 0 से लेके कैपिटल टी तक, हाफ के टी स्क्वायर माइनस 0, ये आपकी वैल्यू। तो यहां से टाइम पीरियड कितना आ रहा है आपका 4p/k 2 अंडर रूट p/k। उसने क्या मांगा हमसे, टाइम पीरियड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ और पढ़ो इसको। चलो क्या कहता है, फोर्स टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है, लीनियर मोशन ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, एज शोन इन फिगर, द सेगमेंट्स शोज आर सर्कुलर, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कितना होगा, लीनियर मोमेंटम गेन्ड इन 4 सेकंड। पहले तो यहाँ पे टाइम देखो भैया, ग्राफ देखो, ये है आपका 4 सेकंड में, ये ठीक है। अच्छा अब और कुछ दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम से 4 सेकंड, ठीक है। अब आप मोमेंटम निकालोगे कैसे, तो भैया हम बात कर रहे हैं ग्राफ की, ये फोर्स और टाइम का ग्राफ है। मोमेंटम का फोर्स के और टाइम के साथ क्या रिलेशन है, भाई हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू टाइम। क्या है, बात ठीक लिखी है। और ये जो फोर्स इनटू टाइम है, ये एरिया है, एरिया ऑफ एफ टी ग्राफ। जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई होती है तो एरिया में हम उसका, ओ ग्राफ में हम उसका एरिया निकालते हैं। अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, मेरी बात सुनो, इसका एरिया कैसे निकालू, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया। तो इसका एरिया क्या आता है, पहले देखते हैं फोर्स कितनी है, -2। रुको, यहां पर आधे सर्कल का एरिया लगेगा, पूरे का होता है πr² 2। अब यहाँ पे r क्या लूं मैं, इसको देखो तो r ये दिखाई देता है, चेक करते हैं इसको रख के, π2² 2, ये हो गया 4। 2π² आंसर है, को बच्चा चेक करके बताएगा, मतलब सी आंसर है इसका। यस सर। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करिए, देखते हैं क्या कह रहा है। 3 कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस एक ही प्लेन पे है, ठीक है, 1n 2n 3n आर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन ऑन अ बॉडी। अच्छा भैया एक ही बॉडी पे लग रही है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में लग रही है, कैन कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। अच्छा वो बॉडी को इक्विलिब्रियम पे कब रख सकती है, देखो भैया जब वो एक दूसरे को काट रही हो, ठीक है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं से बराबर कर रही हो। तो वो कह रहा है जब 2 और 3 एक्ट कर रही हो राइट एंगल पे, 1 और 2 एक्ट कर रही हो एक्यूट एंगल पे, 1 और 2 एक्ट कर रही हो राइट एंगल पे, कैन नॉट बी पॉसिबल। तीन चीजें हैं तो बेटा मेरे ख्याल से तो डी होना चाहिए ऑप्शन। कोई बच्चा चेक करके बताएगा इसका आंसर क्या, फिर उसके बाद सोच पाऊंगा मैं। सर डी है। फिर ठीक है, अगर दो फोर्सेज होती तो मैं काम चला लेता कि दो, यहाँ ये होना चाहिए था, या यूं बोल देता है जो दोनों फोर्सेस का रिजल्ट है वो तीसरे के इक्वल हो, तो भी मैं लिख सकता हूँ। दो फोर्सेस का यूं बोल देता कि 1 और 2 के फोर्स का रिजल्ट तीसरी फोर्स के इक्वल है,
तो भी काम चल जाता। बात समझ में आई? बोलो बच्चों। यस सर। सर ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी पूछा किसी ने। रॉकेट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन मोशन एंड एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अ मैन सिटिंग इन इट फील्स हिज वेट इंक्रीज 5 टाइम्स। उसका वजन 5 गुना बढ़ गया, जितना उसका वजन है उससे। द मास ऑफ द रॉकेट इंक्लूडिंग दैट द मैन इज 10 की पावर 4 केजी। अच्छा जी, मास कितना है? 10 की पावर 4 केजी, 10,000 किलोग्राम मास दे दिया आपको। ठीक है, 5 गुना ज्यादा मान रहा है वो, ये एक्सेलरेशन होगा भैया। तो हाउ मच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय रॉकेट इंजन। तो कितनी रॉकेट का इंजन फोर्स अप्लाई कर रहा है? मास है 10,000, चेक करना पड़ेगा इसका आंसर। मैं ले रहा हूं 10, 50, 5 इंटू 10 की पावर 5। क्या आंसर है? बी है क्या बेटा इसका आंसर? फिर मैं बताता हूं इसको। हाँ भैया भी। देख भाई क्या करा, वो कह रहा है मान लो उसका वजन इतना है, ठीक है। अब वो महसूस कर रहा है कि मेरा वजन 5 गुना हो गया, यू ठीक है, 5 गुना बढ़ गया। अच्छा जी, पहले कितना था? 100 किलो था, अब कितना लग रहा है? 500 किलो लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका ए चेंज होकर 5 जी हो गया। क्या ऐसा होता है? हाँ, जब हम ऊपर जाते हैं लिफ्ट के हिसाब से, ऊपर जाते वक्त जो अपरेंट वेट होता है वो होता है एम जी प्लस ए। क्या पढ़ा है आपने? और नीचे जाते वक्त माइनस ए। ठीक है विपुंज? हाँ भैया। बस यही करा है उसने। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इस पे ध्यान देते हैं। अ हॉकी प्लेयर इज मूविंग नॉर्थवर्ड। अच्छा, एक हॉकी प्लेयर है जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है। भेज दो हॉकी को नॉर्थ की डायरेक्शन में। एंड सडनली टर्न वेस्टवर्ड, और एकदम से वो वेस्ट में मुड़ जाता है। बेटा एक बार याद दिलाना, ये वेस्ट आपका इधर होता है या इधर होता है? लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। फिर एकदम से वो वेस्ट में मुड़ जाता है। अब ठीक है, पहले नॉर्थ दौड़ता है, फिर वो वेस्ट में मुड़ जाता है। ठीक है, विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन ओपोनेंट। ओपोनेंट को अवॉइड करते हुए वो उसी स्पीड से उधर मुड़ जाता है। द फोर्स दैट एक्ट ऑन द प्लेयर इज व्हाट। ठीक है, जो फोर्स उस प्लेयर पे एक्ट कर रही है वो कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? भैया देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है एक वेस्ट और एक दिखाई दे रहा है आप पे नॉर्थ। ठीक है, अच्छा खासा नॉर्थ में दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते इधर चला गया, तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स तो यहां लगेगी। तो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी वेस्ट और साउथ के बीच में। अब आंसर पढ़ते हैं। फ्रिक्शन फोर्स अलोंग वेस्ट, मसल फोर्स अलोंग साउथ, फ्रिक्शन फोर्स अलोंग साउथ वेस्ट। ये आंसर ठीक है। क्यों साउथ वेस्ट? उसको रोकना है भाई, वो जहां जा रहा था वहां से उसको अपना मोशन चेंज करना है। और अगर वहां से उसको अपना मोशन चेंज करना है तो उसको उस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जिससे वो थोड़ा सा मुड़ जाए। उसको मुड़ना कितना था? उसको मुड़ना था ऐसे। तो उसको इस तरफ एक रेजिस्टिव फोर्स पीछे की तरफ खींचना पड़ेगा अपने आप को। अब अगर वो ऊपर जाते आते वापस आ जाता तो मैं कहता सिर्फ साउथ नीचे की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है। या यूं कहो वो ऊपर जा रहा था और रुक गया, नॉर्थ की तरफ जा रहा था और जाते आता रुक गया, तो उसने पीछे की तरफ एक फोर्स लगाई है रुकने के लिए भी। लेकिन वो रुका नहीं, वो मुड़ गया। मुड़ गया तो उसने इधर भी लगाई है एक फोर्स और पीछे भी लगाई है। देखो असलियत में हुआ क्या है, एक आदमी ऐसे चल रहा है नॉर्थ की तरफ, वो अब इधर चल रहा है। इसका मतलब उसने एक फोर्स तो नॉर्थ के चलने के खिलाफ लगाई और एक फोर्स वेस्ट के चलने के खिलाफ लगाई। तो रिजल्टेंट ये आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा क्वेश्चन है, बोलो बच्चों आएगा? यस सर। यस तो सर। एक तो उसने साउथ के खिलाफ काम किया, वो नॉर्थ है, और एक वेस्ट में लेके गया अपने आप को, तो रिजल्टेंट बना नॉर्थ वेस्ट।
आगे देखते हैं। अब सीधा क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। क्या कहता है? अ कार ऑफ मास m, एक गाड़ी है जिसका मास दे रखा है आपको m, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड एक्वायर करती है वेलोसिटी अलोंग ईस्ट डायरेक्शन इन 2 सेकेंड। अच्छा जी, अब आंसर देखो। मास कितना है? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है। फाइनल वेलोसिटी कितनी आती है उसकी? vi। टाइम कितना लेते हैं इन सब कामों के लिए? वो 2 सेकेंड। क्या बात ठीक है बच्चों? यस यस सर। सर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, इन सब के होने में टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन निकाल लूंगा मैं, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी से, a इक्वल टू, ये मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, हाँ हो जाएगा। ठीक है, अब एज्यूम द कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन कार इज व्हाट? हो जाएगा फोर्स, बोलो बच्चों, m v बाय 2। आई का भी ध्यान रखना, देख लेते हैं अगर आंसर आई में देता है तो। mv बाय 2, भाई गाड़ी कहाँ चल रही थी? एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस को ही उसने मांगा था आई, तो वो आई में ही जाएगा, ठीक है, मतलब ईस्ट में जाएगा, ईस्टवर्ड, mv बाय 2 से। ठीक है बेटा, ओके सर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस दे रखा है 300 मीटर, इस बैंक्ड, बैंक्ड आ गया, बैंकिंग ऑफ रोड का फॉर्मूला लगाओ। ये है रोड, इस तरीके से बैंक्ड है, ये थीटा होता है, याद आ गया? रेडियस दिया हुआ है आपको 300 मीटर, एंगल दिया हुआ है आपको 15 डिग्री। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, फाइंड द ऑप्टिमम स्पीड। ठीक है, अब ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या था? आरजी टेन थीटा, और अगर यहीं पे आपसे मांग ली जाती परमिसिबल स्पीड, कोई परमिसिबल स्पीड का फॉर्मूला बताएगा? आरजी tan theta plus u upon 1 minus u tan. तो आप परमिसिबल स्पीड भी निकाल सकते हो, म्यू दे रखा है आपको क्वेश्चन में, देखो 0.2 मांगी भी है उसने नीचे, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड भी मांगी और ऑप्टिमम स्पीड भी मांगी, दोनों निकाल लोगे बेटा इससे? याद क्या रखना है? जो आपकी ऑप्टिमम स्पीड है वो हमेशा कम होती है, परमिसिबल हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, देखते हैं अगर यहाँ तुक्का लगता हो तो। फाइंड द ऑप्टिमम स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड दी हुई है इतनी, मैक्सिमम इतनी, ये और ये और ये, अरे तुक्का नहीं लग सकता, इसने सारी मैक्सिमम ज्यादा दी है, सॉल्व भी करना पड़ेगा बेटा आपको, ठीक है, कर लोगे? यस चलो सर। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखो फिर इसी बात पे। एक कार है जो मूव कर रही है एक सर्कुलर ट्रैक पर जिसका रेडियस 10 मीटर है, कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अ प्लम बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ कार। आपने देखा ना वो खिलौना सा कार में लटका रखा है, मान लो ये आपकी कार है और आपने यहाँ पे डैशबोर्ड पे, यहाँ पे स्टेयरिंग है, यहाँ पर एक बॉब लटका रखी है और वो गोल गोल चक्कर काट रही है, काटने दो। A plumb bob is suspended from the roof of car by a light rigid rod of length 10 मीटर है। A plumb bob 10 मीटर की रॉड से कौन टंगाता है भैया? A plumb bob is suspended from a roof of car by rigid
rod of 10 meter, the angle of rod with the track is what? पता नहीं क्या है। एक कार है, मूव कर रही है सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे। ये लो, ये सर्कुलर है और हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इसका सेंटर यहां पर है, रेडियस है इसका 10 कार का, ठीक है। अब लेंथ भी दे रखी है आपको उस बॉब की। सबसे पहले आप यहां पर फॉर्मूले लगा लो अपने फोर्स के। हम कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² अपॉन में r, जो उस बॉब को घुमाएगा, ठीक है। और अब जब वो उस बॉब को घुमाएगा तो वहां पर एंगल लगेगा। अब उस बॉब को घुमाओ भैया, ये है वो बॉब, और वो इस तरीके से गोल चक्कर काटेगा। ये है उसका एंगल थीटा। 10 मीटर उसका रेडियस है। mv² अपॉन आर जी को तो पूरा झेल रहा है। अब mv² अपॉन आर को मैं इस फॉर्मूले से लगा रहा हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला जो लगा रहे हैं हम, वो है आरजी टेन थीटा। मास लो इसका, एम जी टेन थीटा, और इन दोनों को इक्वेट करो। इक्वेट करने पर वही फॉर्मूला आ रहा है आपका जो वेलोसिटी के लिए आता है, v इक्वल्स टू अंडर रूट आरजी टेन थीटा। आ रहा है बेटा? विकुंज एक बार दोनों ऊपर वाली इक्वेशन इक्वेट करियो। अगर आ रहा है तो हम वही फॉर्मूला सही लगा रहे हैं। और यहाँ पे हमें निकालना है इस बारी टेन थीटा, और टेन थीटा आ जाएगा v² बाय आर जी। वेलोसिटी दे रखी है 10, आर दे रखा है 10, जी दे रखा है 10। ये लो, क्या वन आंसर है हमारे पास, मतलब थीटा 45। चेक करो कोई बच्चा किसका आंसर सी है, इसमें गलती हो सकती है, इसको चेक करो। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या कहता है। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझो। यहां पर ना ये एक फोर्स है 60 न्यूटन की, और ऊपर से लग रही फोर्स है 18 न्यूटन की। ये दोनों तो उल्टी लग रही है, उल्टी लग रही है तो माइनस होंगी जी, बिल्कुल। F1 और F2 माइनस होगी और एक नेट F बनाएगी, तभी ये चीजें मूव करेंगी, नहीं तो मूव नहीं करेंगी, ठीक है। अब वो क्या कहता है ऊपर, इन द डायग्राम शोन इन फिगर कॉलम 1 और 2 को मिलाओ और एक्सेलरेशन आप जी ले सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर तीन मासेस दे रखे हैं, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। तीनों के तीनों अपना mg लगा रहे होंगे। स्मूथ सरफेस बोल दिया, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये वाला दोनों फोर्स माइनस करो, उसके बाद सबका m जोड़कर उनको, कोई बताएगा यहाँ पर क्या दूं, कोई बच्चा बताएगा इस तरीके से जब रिजॉल्व करते थे तो क्या बनता था, याद करो। मैं मार्कर बदल रहा हूं इतनी देर में। यहां पर इस तरीके से करा रिजॉल्व। यस सर। अगर ये थीटा है तो यहाँ तो कॉस थीटा आएगा, और नीचे की तरफ साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो तुम कह सकते हो कि m1 m2 m3 सारे के सारे साइन 30 है। अब इन सबको डिवाइड कर दो m1 से प्लस m2 से प्लस m3 से, आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ पर जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है आपका तीसरा ब्लॉक, फोर्स एक्सपीरियंस बाय तीसरा ब्लॉक, वो होगा मास इनटू उस टोटल जो ऊपर एक्सेलरेशन निकाला है वो, ठीक है। और ये हमें ऑप्शन में दिया भी है, नेट फोर्स ऑन थर्ड ब्लॉक इज, अब देख लेना इनमें से कौन सा है। अब एक्सेलरेशन ऑन ब्लॉक 2 kg, अब 2 kg वाला जो है उस पे कितना ब्लॉक, उस पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है। इसी तरीके से 2 kg और 3 kg के निकाल लोगे, 3 kg 2 kg 1 kg, बोलो बच्चों। यस सर।
ठीक है, अब इसको ट्राई करना, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर हम दोबारा देख लेंगे।